हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्री राम चौधरी एंड बच्चों वेलकम बैक अगेन और योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों हम 12th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज़ कर रहे हैं। मतलब हमारी थ्योरी भी इन क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगी और साथ में क्वेश्चन भी होते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहेगा। तो इसी सीरीज़ में बच्चों आगे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर हमने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वेश्चन किए थे। अब हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब एक MCQ मुझे नज़र आ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं और बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों क्या कर रखा है, हमें ये दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। तो ये जो स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है उसकी साइड है स्टूडेंट D, स्क्वायर की साइड D है और इस स्क्वायर की साइड पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स बच्चों मार्क करे हुए हैं इनको अगर हम देखें तो हमारे पास में जो ये वाला मिड पॉइंट है इसको इन्होंने बोला है Z और इसके Z के जस्ट सामने जो पॉइंट है और वो है बच्चों X और जो दो कॉर्नर्स है वो W एंड Y है। अब क्वेश्चन क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y Z ईच विथ चार्ज प्लस Q। ठीक है, सबके ऊपर प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है और यहाँ पे भी प्लस Q है। तो इन ऑल 4 लोकेशंस पे हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, प्लस Q। प्लस Q हमारे पास इन 4 कोनों पे रखा हुआ है। मतलब एक तो हमारा दो तो हमारे एजेस हो गए कॉर्नर्स और दो हमारे साइड के मिड पॉइंट्स पे रखे हुए। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन मिड पॉइंट्स। X और Z तो बच्चों मिड पॉइंट पे है और W और Y कॉर्नर पे है। तो हमसे बोला है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। MCQ में खास बात क्या होती है, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते ना, तो कई बार हमारे आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो बच्चों, इसलिए क्या बोला इन्होंने कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W, कौन लगा रहा है, W लगा रहा है, एक्सर्टेड बाय W ऑन X। तो हमें बोला है फोर्स। देखो क्वेश्चन जब पढ़ो ना तो इतना सारा ऐसे क्वेश्चन है, इस पूरे में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो आपको काम की बात है वो साइड में बिल्कुल अलग से पहले से लिखने चाहिए। फोर्स ऑन W है ना, और बाई X। तो इससे क्या होगा, क्लियरिटी रहेगी। तो W जो है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय W, देखो हुई ना मिस्टेक, फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X। तो फोर्स ऑन X बाय W मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, X पे, और लगा कौन रहा है, W लगा रहा है, दैट इज़ F। चलो X कहाँ पर है, ये रहा, और W ये रहा। तो स्टूडेंट ये पूरी साइड जो है ये D है, तो W और X के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा D/2, क्योंकि स्क्वायर की साइड का लेंथ हमारे को दिया हुआ है D, तो ये डिस्टेंस हमारे पास D/2 हो गया। तो ये फोर्स कितना लगेगा मैग्नीट्यूड में, तो ये जो है हम मान लेते हैं चारों के पास सेम चार्ज, चारों पे प्लस Q बोला ही हुआ है चार्ज, कि चारों पे चार्ज कितना है, प्लस Q। तो ये फोर्स कितना होगा, 1/4πε0, उसको मैं लिख रहा हूँ K है ना, Q इंटू Q, KQ स्क्वायर अपॉन D/2 का स्क्वायर। तो D/2 का स्क्वायर करेंगे तो D स्क्वायर और अब 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ ये जो फोर्स हमें बोला है इसको बोला उन्होंने F, ये फोर्स F बोला उन्होंने। अब पूछा क्या है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। अब बोला कि भाई W Z पे कितना लगा रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, W और Z के बीच का डिस्टेंस ये होगा। जैसे मेरे को अगर W और X के बीच में फोर्स निकालना था तो मेरे को W और X के बीच का डिस्टेंस ये था, तो अब मुझे किसके बीच का डिस्टेंस ये होगा, मेरे को W और Z के बीच का डिस्टेंस ये होगा। जैसे ये वाला डिस्टेंस D/2 था तो मेरे को W और Z का चाहिए होगा, ये रहा। तो ये डिस्टेंस मैं पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकता हूँ। ये स्क्वायर की साइड D है और ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली D/2 है, तो ये वाली हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। अंडर रूट हाइपोटेनस हो जाएगा D स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर करें तो D स्क्वायर बाई 4, तो एलसीएम लिया तो 5D स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये अंडर रूट में 5
डी स्क्वायर बाई 4। ये मेरे पास में डिस्टेंस आर आ गया डब्लू और जेड के बीच का। तो मुझे फोर्स ऑन जेड बाई डब्लू निकालना है। तो फोर्स ऑन जेड बाई डब्लू ये कितना होगा? तो फिर से के, चार्ज सेम है दोनों पे, क्यू इंटू क्यू विच इज़ बिकम क्यू स्क्वायर। अब डिस्टेंस यहाँ पे पुट करनी है मेरे को, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। डिस्टेंस कितनी है? आर। तो आर मैंने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निकालना। तो आर हमारे पास आ गया √5d² बाई 4। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5d²बाई 4। तो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर डालते हैं अपन, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे KQ² अपॉन 5d²बाई 4। तो हमारे पास ये फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? तो बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स हमारे पास आया, ये फोर्स हमारे पास कितना आ गया? तो ये फोर्स हमारे पास आ गया 4 ऊपर चला गया, 4 तो ऊपर चला गया और 5 नीचे रह गया। तो ये हो गया 4/5 KQ² अपॉन d²। ये हो गया बच्चों। अब आप देखो ये जो फोर्स आया था ना पहले हमारे पास 4KQ² बाई d², इसी को तो उन्होंने F नाम देने के लिए बोला था, नाम दिया था F। तो हम इसको 4KQ² बाई d², इसको क्या बोल सकते हैं? F। तो अब ये वाला फोर्स आ गया F/5। दिस इज आवर आंसर। तो ये फोर्स हो गया F/5। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन में शॉर्टकट से मत जाइए आप, प्रॉपर क्वेश्चन ने क्या क्या बोला वो प्रॉपर उसके नोट डाउन करते जाइए। डायग्राम बड़ा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम आपका प्रॉपरली यूज़ करिए, उस डायग्राम का इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली लिखिए और जैसा कहता जा रहा है क्वेश्चन सेम उसी में प्रोसीड करते जाइए, आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, पहला ही क्वेश्चन आई थिंक चैप्टर का। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसका रीज़न सिर्फ छोटा सा रीज़न है। देखो 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर, तो 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर का मतलब यहाँ से मुझे एक लॉजिक समझ आता है कि जब भी ये जनरली ऐसा बोलता है तो ये मैं इंडिकेट कर रहा है कि आप पॉइंट चार्ज मानिए, क्योंकि बच्चों कूलम्ब्स लॉ का जो वैलिड होता है ना, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे लगता है। तो ये 2 स्मॉल, इसको क्या जरूरत है, तो ऐसे बोल सकता था 2 स्फीयर। बट अगर अच्छी बुक है और अच्छा क्वेश्चन लिख रही है तो वो आपको बताएगी, क्योंकि उनको पता है कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन जोड़ दे क्वेश्चन के अंदर जिससे बच्चा ये समझ पाए कि कूलम्ब्स लॉ में लगा सकता हूँ। हालांकि कई बार तो बच्चों को समझ नहीं आता ना कि कूलम्ब्स लॉ, तब भी वो लगा देते हैं कि यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा कूलम्ब्स लॉ, बट उसके बाद भी वो लगा देते हैं बिना टेंशन के और उनका आंसर आ ही जाता है। तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसके अंदर हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग द चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम। फर्स्ट पे इतना चार्ज है और दूसरे पे इतना चार्ज है बच्चों, और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो देखो हमसे फोर्स पूछा है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि फॉर्मूले के बेटा मार्क्स होते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, लेट से सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसा थोड़े बच्चों सिंपल नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में तो सिंपल भी आते हैं, क्योंकि बोर्ड तो सभी को देना है और बच्चे भी सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो सिंपल भी आते हैं और टफ भी आते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने फॉर्मूला लगाया F = KQ1 Q2। के यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट अपॉन R², ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ क्यों लगाया आपने फॉर्मूला, तो हम आपने यहाँ लिख दिया फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो कई बार पहले लिख देते हैं, कई बार बाद में, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का सारे वैल्यू बेटा ऐसा यूनिट में डालने हैं, 10⁻⁹ Q1 इज 2 × 10⁻⁻7 कूलाम में डालना है। ये 3 × 10⁻⁻7 ये भी कूलाम में डालना है। और बीच का डिस्टेंस कितना है R, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि R बेटा 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटी जो होता है, ये सेंटी, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻2, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। मैंने बस इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था। एक तो ये रीज़न था कि स्मॉल चार्ज स्फीयर मतलब पॉइंट चार्ज की बात इसमें आ रही है, और दूसरा ये सेंटीमीटर को मीटर बनाना। बच्चे कई बार क्या करते हैं डायरेक्टली है ना, मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग ना मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में लिखें ताकि हमारा फाइनल आंसर भी ऐसा यूनिट्स में आए। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 13 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर करेंगे
तो देखो इसको भी जरा समझ ले, कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं कि जैसे आर स्क्वायर करना है ना बच्चों, तो देखो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ दो चीज़ है, 30 का भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, ये पूरे पे लगेगा स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर तो 900 हो गया, 10⁻⁻2 तो पावर पे ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -4 हो गया, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 900 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया। अब जब सारी चीज़ आपने ऐसा यूनिट्स में डाल दी तो आपका फाइनल आंसर भी न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों सिंपली यहाँ पे पहले नंबर्स को ले लेते हैं। 9 इंटू 2 18 54, तो हमारे पास बच्चों ये हो गया है ना ऊपर, और पावर कितनी हो गई ऊपर 10⁻9 -7 और नीचे से -4 ऊपर गई तो +4 और नीचे रह गया 900। तो हमारे पास बच्चों ये वैल्यू आ गया 54 इंटू 10 की पावर कितनी बन रही है 9 और 4 13 और 10⁻⁻1 बन रहा है, और नीचे कितना बन रहा है 900 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 54 में 9 का डिवाइड करो तो आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया F इक्वल टू बच्चों हमारे पास में आ गया बहुत सिंपल 6 कितना आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻2 को ऊपर भेजो तो -1 पहले से है तो -3 हो जाएगा न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा बच्चों बीच बीच में छोटी छोटी बातें सीखते रहनी चाहिए। 10⁻³ जो होता है बच्चों इसका नाम होता है मिली और इसका सिंबल आप जानते हो छोटा m होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 है ना, और इसको आपने लिखा मिली छोटा m, ये प्रीफिक्स है और ये न्यूटन, तो ये 6 मिली न्यूटन भी दिख सकता है आपको। मान लो आप MCQ कर रहे हो और आपको MCQ में ये ऐसा दिख जाता है तो ये 6 मिली न्यूटन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अब देखो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्वेश्चन सिंपल है बट एक्चुअली में क्या होता है हमें मेथड ही तो सीखना है। मेथड कैसे सीखना है कि यार मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता तो आपको हाफ मार्क्स बोर्ड यहाँ पे देता। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना इस फॉर्मूले के बेटा आपको हाफ मार्क्स बोर्ड की तरफ से मिलते, तो हाफ मार्क्स तो आप यहाँ ले लेते। फिर ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ये वाला जो काम कर रहे हैं कैलकुलेशन का पूरा, ये जो पूरा कैलकुलेटिव काम आप यहाँ पे कर रहे हैं बोर्ड आपको 1 मार्क्स इसका देता। और फिर लास्ट में जो फाइनल आंसर आपने ये प्रॉपर यूनिट्स के साथ लिखा है ना यहाँ पे यूनिट प्रॉपरली लिखी है, तो ऐसे करके आपका हाफ मार्क्स बोर्ड आपको यहाँ देता है। यूनिट सब प्रॉपर होनी चाहिए। तो फिर ऐसे करके क्या होता हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, ऐसे करके आपके 2 मार्क्स बनते। तो अब आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने रफ में सॉल्व किया आंसर निकला आंसर पुट कर दिया तो आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे, बेटा ऐसा नहीं होता। स्टेप मार्किंग है तो फॉर्मूला भी होना चाहिए, कैलकुलेशन भी दिखनी चाहिए और लास्ट में फाइनल आंसर विद प्रॉपर यूनिट्स होना चाहिए। और मैं तो सबसे अच्छी बात बोलता हूँ कि जब आप रफ काम करते हैं ना तो साइड में से लाइन बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई ना बच्चों कि मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करनी होगी या बच्चों को समझानी है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करूँगा कि बच्चों को समझानी है या मैं खुद कर रहा हूँ पेपर दे रहा हूँ एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं तो क्या करूँगा ये साइड में जो जगह है ना मैं पहले ही मेरे पेपर को ऐसे डिवाइड कर लूँगा। जैसे सिंपली मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा तरीका मानता हूँ मैं इसको, ताकि आपको बार बार आगे पीछे नहीं देखना पड़े और आपकी गलती ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम देते टाइम पे क्या है कि ये सपोज़ आपका पेपर है। अब इस आंसर शीट के अंदर आप क्या करो कि यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, कितनी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। अब ये क्या किया इस पार्ट को आप 20% में रखो। तो अब आपका यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं मेन आंसर यहाँ पे चलेगा, मेन आंसर जो आप क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेन आंसर इस वाली जगह में चलेगा, यहाँ आपको अपना मेन आंसर लिखना है। अब उसके अलावा बीच बीच में आपको बच्चे कैलकुलेशन की ज़रूरत तो पड़ती है, तो आपको अपना जो रफ़ वर्क है यहाँ हेडिंग लिख दो रफ़ वर्क, तो आप अपना रफ़ वर्क यहाँ पे करो। ठीक है, तो आप अपना रफ़ वर्क और जो भी एक्स्ट्रा वर्क है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो अपना एक्स्ट्रा वर्क यहाँ करते रहो। तो आपका एक्स्ट्रा वर्क यहाँ होता रहेगा और आपका उसी में से जो भी नीड आएगी वो यहाँ पुट करते रहेंगे, हेल्प लेते रहेंगे और हमारा काम होता जाएगा। तो इस तरह से क्लियर कट हमने यहीं का यहीं, यानी कि कॉपी के लास्ट पेज पे कर रहे हैं फिर उधर से देख रहे हैं फिर इधर लिख रहे हैं, तो ये तो आप ही को कंफ्यूज कर देगा और आप ही का टाइम वेस्ट होगा। तो आप साइड में एक लाइन बना के ऐसे रफ वर्क लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी कर रहा हूँ, अब मुझे आपको कोई बात समझानी है, मान लो कोई क्वेश्चन है
और मैं चाहता हूँ बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। तो मैं तो हमेशा यही करूँगा कि साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली। अब जब मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली तो मुझे उस क्वेश्चन के रिलेटेड बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा साइड में। और जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझो, सब कुछ करो, बट अल्टीमेटली एम ऑब्जेक्ट या लास्ट में गेम क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर लिखना। एग्जाम में तो यार 33-35 क्वेश्चन आएंगे, उनके सही आंसर लिखने पड़ेंगे। तो जितनी भी थ्योरी वोरी हम पढ़ते हैं, जितना सब कुछ हम करते हैं, उसका एम ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन का सही आंसर लिखना ही होता है। तो अगर हमें मान लो कि कोई भी बात जानने की जरूरत है, कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, तो हम यहाँ पे साइड में करते रहेंगे वो काम, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर इसका यूज़ करना सिखा दूंगा यहीं पे साथ के साथ। तो आपके साथ क्वेश्चन के साथ ही आपकी थ्योरी समझ में क्लियर होती रहेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप स्टेप वाइज प्रॉपर्ली सॉल्व करिए। देखो बेटा, ये एक हैबिट है, स्टेप वाइज प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए और बाद में आप फाइनल आंसर से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा मैं कहूँगा कि आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल इसको वीडियो को देखते रहेंगे ना, देखते देखते से कुछ नहीं होगा। आपका हाथ चलेगा, पेन चलेगा, आपका दिमाग चलेगा, तो बच्चों आप सीखेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको अभी वीडियो को देखते रहें और आराम से लेटे लेटे, ऐसे नहीं, बैठो टेबल चेयर पे प्रॉपर्ली बैठो, और प्रॉपर्ली बैठ करके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया तो बेटा सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, अब कैसे करना है कि पिछले क्वेश्चन में सर ने बताया कि ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं, तो स्टेप फॉलो करके यार प्रॉपर्ली सॉल्व करो। अब जब आप प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे स्टेप फॉलो करके, तो फिर उसके बाद में आप देखो कि सर से हमारा मैच कर रहा है क्या, और नहीं कर रहा है तो फिर आप उसमें मिस्टेक्स को चेकआउट करो। तो यही तरीका है देखो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.54 माइक्रोकूलम। देखो पहली चीज़ फिजिक्स में क्या होती है, जैसे आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो ना, तो चलो रफ वर्क के लिए साइड में मैंने एक लाइन बना दी पहले ही कि मैं अपना रफ वर्क यहाँ करूँगा, जो भी मुझे नीड आएगी एक्स्ट्रा वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया रफ वर्क, और यू कैन से एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस जो भी है, ये काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, और मेरा मेन आंसर यहाँ रहेगा। अब तो बच्चों व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, और जो जो वो कह रहा है ना वैसे वैसा स्केच बनाते जाओ। जैसे आप स्केच बनाओगे ना, प्रॉब्लम आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस, तो पहला काम अपन ने किया, एक छोटा सा स्फीयर बना लिया और उसके ऊपर चार्ज इन्होंने बोला 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखो बच्चों, ये माइक्रोकूलम को हमें कूलम तो बनाना ही पड़ता है जनरली, तो यहीं पे बना लो जब बाद में दिक्कत नहीं है। तो 0.4 माइक्रो बच्चों होता है 10⁻⁻⁶। ये माइक्रो है, प्रीफिक्स है, और माइक्रो का जो सिंबल है ये म्यू है, और वैल्यू 10⁻⁻⁶ है। तो हमने ये माइक्रो यहाँ पे चार्ज लिख दिया इस वाले स्फीयर पे, और इन्होंने नेचर के बारे में आगे प्लस का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस स्फीयर ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, फिर से एक दूसरा स्मॉल स्फीयर इन्होंने बोल दिया। तो हमसे जब दूसरा स्फीयर इन्होंने बोला तो ये दूसरा स्फीयर अपन ने बना दिया, और उस पे चार्ज इन्होंने नेगेटिव दे दिया, तो ये माइनस है, और इस पे चार्ज कितना दे दिया 0.8 माइक्रोकूलम। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डाटा लिखते जाओ बच्चों, तभी फिजिक्स के क्वेश्चन इजी लगेंगे। अगर आप सारा क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ोगे और फिर सोचोगे अब क्या करूं, तो दिमाग इतना सही से काम करेगा नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डाटा लिखते जाओ। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, आपने लिख दिया। अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो बेटा ये वाले जो है सिंपल सी बात है यार, एक प्लस एक माइनस है, तो हमें भी पता है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब एक दूसरे को जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, ये लग रहा है 0.2 न्यूटन इस वाले स्फीयर पे, तो इस पे भी 0.2 लगेगा। अरे चाहे बच्चों ये वाला चार्ज 1 कूलम हो, ये 1000 कूलम हो, फोर्स तो बेटा बराबर ही लगाएंगे, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है जो हम कूलम्स लॉ जनरली लिखते हैं, दैट इज़ K/Q1/Q2/r²। ये हम लोग लिखते हैं, तो ये Q1 × Q2 आ रहा है ना, तो एक तरीके से Q1 Q2 ये बता रहा है कि भैया ये जो फोर्स है ना, ये प्रॉपर्टी है दोनों की, ये अकेले की नहीं है जो फोर्स लगा रहा है, ये उसकी भी प्रॉपर्टी है, बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस की प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑन Q1, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, बेटा ये बराबर ही होते हैं हमेशा। अच्छा डायरेक्शन वाइज देखें, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू F12 इक्वल टू F21 होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो जब भी दो वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो एक तरफ माइनस लगा देते हैं कि भैया इनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अब इन्होंने बोला कि यार पहले स्फीयर पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूसरे पे कितना लगेगा, वो दूसरे पे भी इतना ही लगेगा। अब कब डायरेक्शन में अपोजिट है, तो अगर ये वाला फोर्स उन्होंने प्लस में दे दिया, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों को फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। जैसे ये वाला स्फीयर है और ये वाला स्फीयर है, इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों स्फीयर को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा लाइन को ऊपर बना देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये फोर्स ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। अब अगर मान लो कि इस डायरेक्शन का नाम बच्चों अगर आप रख देते हो प्लस या माइनस, कुछ भी नाम रख दो, और तो इसका डायरेक्शन उसके जैसा अपोजिट हो गया ये वाला। अब ये वाला फोर्स जो है वो प्लस 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन का नाम बच्चों अगर आप प्लस रख देते हो तो इस वाले डायरेक्शन का आप माइनस रख दो। ये वाली जो डायरेक्शन है इसका नाम क्या रख दोगे बच्चों, आप माइनस नाम रख दोगे। तो आप क्या करोगे कि सर ये वाला फोर्स जो उन्होंने दिया हुआ है, जो इस वाले स्फीयर पे लग रहा है, ये वाला फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है ये हमारे पास प्लस का 0.2 न्यूटन है। तो हम दूसरे वाला क्या करें, वो सिंपल है कि दूसरा वाला माइनस में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई ये फोर्स आपने प्लस में, ये वाला फोर्स उन्होंने कुछ नहीं बोला मतलब हम मान लेते हैं प्लस, तो ये वाला माइनस में हो गया। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। तो इन्होंने कहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स, स्फीयर्स के बीच में फोर्स निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा यूजिंग कूलॉम्स लॉ। अब देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम, ए पार्ट का, तो हमने लिखा यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का हम यूज़ करते हैं, हमें पता है F इक्वल टू इनके बीच का सेपरेशन लेट से आर है, फॉर्मूला होता है K, है ना, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बच्चों अपने को, K Q1 क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप ऐसे, F इक्वल टू K का वैल्यू, F कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड फोर्स का। देखो इधर आपने मोड लगा दिया तो इधर भी ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इधर मोड लिखेंगे तो मोड कितना है 0.2 न्यूटन का, ऐसा यूनिट्स में डालना है। 9 × 10⁹ K का वैल्यू, एक कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो को बेटा बना लेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। और दूसरा कितना है, माइनस का 0.8, लेकिन मोड लगा दिया ना, मोड लगाने का मतलब है कि माइनस भी प्लस ही लेना है, तो 0.8 × 10⁻6 वो भी माइक्रो में है, डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया r²। तो हमारे पास में यहाँ से क्या आया 0. थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, 0.2 इक्वल टू, देखो इधर हमारे पास यहाँ से आ रहा है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये डेसिमल अगर हम हटा दें, ये डेसिमल हटा दें तो नीचे हमारे पास 100 हो जाएगा, दोनों से एक एक ज़ीरो आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 10 की पावर कितनी है, देखें 10 की पावर 9 है यहाँ पे, है ना, और ये -6 है और ये भी -6 है, और ये 100 भी 10 की पावर 2 के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो ये -2 और कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर नंबर्स हो गए 9, 4, 8 और पावर्स भी हो गई अपॉन r², यहाँ तक हम पहुँच गए। चलो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए सॉल्व। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं, तो हमने लिखा 0.2 इंटू, हमारे पास ये आ गया, एक बार के लिए ये जो चीज़ है ना, इसमें हम लोग यहाँ पे इसको 0.2 एज इट इज़ है और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें रूट लेना पड़ेगा, r निकालना है ना, तो एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 9 × 4 × 8 और ये 10 की पावर देख लेते हैं कितनी बन रही है। तो ये मेरे हिसाब से 10 की पावर यहाँ पे बन रही है 6 और 6 12 और 2 14, तो 9 - 14 -5 बन रही है अभी तो ये, और अपॉन में ये r² है। तो एक काम करते हैं ना, इस r² को इसको ट्रांसपोज इधर से इधर ट्रांसपोज करो, तो r² को तो यहाँ ले आओ,
और ये जो 0.2 है ना, इसको इधर नीचे भेज दो, और इस 0.2 का ये पॉइंट भी हटा दो। और जैसे ही आप ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो यहाँ ऊपर चल जाएगा 10। तो अब यहाँ से ये जो 2 आ गया, तो 2 से आप काट दो इसको, 8 को काट दो 4 टाइम्स। तो अब आपका आर कितना आएगा, तो आपका आर आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में कौन कौन है, देखो जब ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं ना, तो कैलकुलेशन को प्रिसाइजली पहले से सॉल्व नहीं करना चाहिए, वो बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं कट रही होती है कैलकुलेशन। तो ये 9 होता है, इंटू ये 4 बचा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे ये 4 बचा, और ये 10 की पावर -4 बचा। अब देखो ये चीज़ जो है, बाकी सब तो आप सिंपल है, 10 की पावर -4 का रूट लेना है। तो ये बेसिकली क्या है, ये शुरू में बता रहा हूँ बच्चों, बाद में फिर बार बार तो बताऊंगा नहीं। 10 की पावर -2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 को, और उस पर रूट लगा दिया, है ना। 10 की पावर -4 को लिखा, 10 की पावर -2 उसकी भी पावर 2, और उस पर रूट लगा दिया, तो रूट से ही कट गया, तो ये 10 की पावर -2 ही बच गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास आर का वैल्यू कितना आया, देखो 9 का रूट कितना होता है 3, 9 का 3, इस वाले 4 का 2, इस वाले 4 का भी 2, और इसका 10 की पावर -2, और सब चीज़ ऐसा यूनिट में डाली तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आया बताओ, देखो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर हमारे पास में ये वैल्यू आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये 10 की पावर -2 है। इसको अब किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि इसको सेंटी बोलते हैं, कि सर ये जो है ना हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते क्या, तो बेटा बिल्कुल सही है, आप अगर इसको ऐसे भी लिखते तो और ही बल्कि अच्छा तरीका है कि आप इसको 12, देखो क्या करते हैं आप 12 लिखते हैं आप इसको, और इंटू 10 की पावर -2 मीटर, आप ऐसे भी छोड़ सकते थे। अच्छा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि a इंटू 10 की पावर b का फॉर्मेट होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है कोई भी चीज़ को लिखने का, वो है a इंटू 10 की पावर b के फॉर्मेट में लिखना। अब यहाँ पे जो a है ये आपका बिटवीन 1 to 10 होना चाहिए। अब 1 to 10 तो नहीं है, तो 12 है, तो भैया 1 to 10 बनाओ, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। तो अब अगर आप कहोगे मेरे को कि सर 10 से इसको डिवाइड किया मैंने तो ये 1.2 किया, और मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर -1 हो गया, तो फिर बेस्ट तो ये है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये ठीक है और ये ठीक है, ये बीच की कंडीशन है, पर गलत तो नहीं होगा बच्चों, सही होगा। तो कई बार बच्चों के उन्हें डाउट आते हैं, बच्चों आप लोगों के छोटे छोटे डाउट आते हैं ना, तो क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि बच्चे कई बार सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सर ऐसे नहीं कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सही कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बी पार्ट पे चलते हैं। हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखोगे सब सही होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आप सही सही चल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट इसका, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये तो हमने देख ही लिया। हम उनको साफ साफ बोलेंगे कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है ना, और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। तो अगर वो उस पर 0.2 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पर 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। लेकिन अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो फिर इसका जो ये भी आंसर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो डायरेक्शन वाइज वो वाला फोर्स कितना था, प्लस का 0.2, तो ये वाला उसके अपोजिट है। तो अगर वो प्लस डायरेक्शन में है तो ये वाला माइनस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये -0.2 भी न्यूटन भी इसका आंसर होगा। तो माइनस इसमें बेसिकली डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या डायरेक्शन है कि भैया पहले इस पेड़ पे फोर्स जो है, यहाँ प्लस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब 0.8 0.2 पे पॉजिटिव में लगा रहा है, तो 0.2 0.8 पे नेगेटिव में लगाएगा, ये हुई बात। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखो बच्चों क्या होता है कि ये चीज़ बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, फटाफट से यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें मीडियम का इम्फेक्ट हमने देखा कि फोर्स यार, फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कूलॉम्स लॉ से Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसके प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन फोर्स जो है वो तीसरा फैक्टर है, वो जिस पे वो डिपेंड करता है वो मीडियम भी है। मीडियम जिसमें चार्जेस रखे हुए हैं, ये तीसरा फैक्टर है जो फोर्स को अफेक्ट करता है। तो अब ये जो तीसरा फैक्टर है, तो हम लोग जो जनरली फोर्स लिख रहे होते हैं, जैसे हम लोग जब लिखते हैं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट स्मॉल के लिख रहे होते हैं, हमने ये वाला के जो लिख रहे होते हैं 1/4πε0। तो ये तो अपन लोग ना फोर्स को मतलब वैक्यूम में लिख रहे होते हैं, चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे होते हैं। तो हम लोग जो क्या करते हैं, फोर्स जब लिखते हैं, जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे होते हैं तो हम लिखते हैं 1/4πε0,
है ना, और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यही फोर्सेस अगर मीडियम में, मतलब वैक्यूम या एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में हम इनको रख दें दोनों चार्जेस को, तो फिर आपको ये भी पता है कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ये परमिटिविटी है ना, ये वैक्यूम की नहीं आके मीडियम की आ जाती है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, तो देखो इधर एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा बच्चों देखो, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, जनरली हम सभी यही सिंबल यूज करते हैं, एप्सिलॉन आर, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल के। इसीलिए मैं आपको बता रहा था ये वाला जो है ना कि ये वाला के कूलाम कांस्टेंट है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो इस के का वैल्यू तो 9 × 10⁹ होता है बच्चों, एसआई यूनिट्स के अंदर। एसआई यूनिट्स में इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। पर ये वाला जो के है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो के और एप्सिलॉन आर जो है ना, इस के को उस के से कभी कंफ्यूज मत करना, मिक्स मत करना। तो यहाँ पे ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जो ये एप्सिलॉन आर है, बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है वैक्यूम की परमिटिविटी में अगर उस मीडियम की परमिटिविटी का डिवाइड करें तो उस मीडियम का हमें रिलेटिव परमिटिविटी या उस मीडियम का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता है। ध्यान सुनना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, मीडियम का है। कैसे निकलता है, वैक्यूम की परमिटिविटी में उस मीडियम की परमिटिविटी का डिवाइड करते हैं तो हमें उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों मिल जाता है, जिसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अच्छा देखो, इस परमिटिविटी का तो यूनिट होता है, ये वाली जो है इन दोनों का यूनिट होता है, ये इसका भी एक यूनिट होता है ऐसा यूनिट, इसका भी होता है ऐसा यूनिट, पर इन दोनों के यूनिट कट जाते हैं। तो फिर ये जो के या एप्सिलॉन आर है, ये यूनिटलेस नंबर होता है, ये यूनिटलेस नंबर होता है। और एक चीज़ बता देते हैं कि इस के का जो वैल्यू है ना, वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू वैक्यूम के लिए होता है। एक्चुअल में ये कंडक्टिविटी के साथ बढ़ता है। ये जो के या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, ये बेसिकली मीडियम की कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मीडियम की कंडक्टिविटी। अब देखो, सबसे कम कंडक्टिंग कौन होगा, सबसे कम कंडक्टिंग तो वो होगा यार जिसके पास एटम मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होंगे। और जिसके पास एटम मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होंगे, मतलब वहीं जब हम क्या बोलते हैं यार, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, हमेशा बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, फ्री की तो बात छोड़ो, अगर वैक्यूम जो है, वैक्यूम की अगर हम बात करें, वैक्यूम का मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन, फ्री तो छोड़ो वहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये सबसे तगड़ा इंसुलेटर है। इसको हम बोलते हैं बच्चों परफेक्ट इंसुलेटर। ये इतना परफेक्ट इंसुलेटर, इससे बड़ा इंसुलेटर तो कोई है ही नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शन होता है। तो अब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर किसी भी मीडियम की कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर बच्चों बढ़ता है, कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता है, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बच्चों बढ़ेगा। तो सबसे कम कंडक्टिंग कौन है, सबसे कम तो भैया वैक्यूम है। ये तो अच्छा खासा इंसुलेटर है, कंडक्टिंग तो छोड़ो, परफेक्ट इंसुलेटर है। तो के का वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिए या एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। अब जैसे इसको निकालते हैं बच्चों, जैसे अलग अलग मीडियम्स के लिए निकाल के रखते हैं। वाटर के लिए लगभग 80 होता है। सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा यार, जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग है, और सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग कौन है, मेटल। मेटल के लिए नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, मतलब ये आगे कभी यूज़ हो तो फिर अपने को टेंशन नहीं है वो। अगर आपको आता है तो यार आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, खत्म करिए। बट जिस बच्चे को नहीं आता है वो बच्चे के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, वैक्यूम में फोर्स ये हो गया, मीडियम में फोर्स ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वैक्यूम में फोर्स और मीडियम में फोर्स को। तो वैक्यूम में फोर्स को मैंने डिवाइड कर दिया मीडियम वाले फोर्स से। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को आप आराम से डिवाइड करें, जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एप्सिलॉन, या मीडियम अपॉन वैक्यूम कर लेते हैं ताकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम ही आए। तो जो मीडियम में फोर्स है, चार्ज पार्टिकल जब मीडियम में रखे हैं तब जो फोर्स लग रहा है, और वैक्यूम में रखे हैं तब जो फोर्स लग रहा है, उनको मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों। तो हमारे पास में ये आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट
अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, हमने एक गलती करी जो बस यहाँ से। देखो ये क्या होता है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, ये एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, मतलब किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी आती है और यहाँ पे वैक्यूम की आती है। कहने का मतलब ये है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की। बेटा थोड़ी जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत हुई, जल्दी जल्दी बोलने और लिखने में। तो ये बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम, तो एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन एम और नीचे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फिर वो हमारा जो फर्स्ट तरीका था वही ठीक था, क्योंकि हम तो ये के लाना चाहेंगे ना। तो हम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर इन मीडियम। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कटेगा, यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा और यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो दो चार्ज पार्टिकल जब मीडियम में होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था उसका डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यू कैन से 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट ध्यान रखें। अब देखो एक सिंपल सी बात ये है कि के का यार सबसे छोटा वैल्यू किसके लिए है? के का सबसे छोटा वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए होता है 1। बाकी दुनिया में जो है वो ठीक है इंसुलेटर है, पर इससे बड़ा इंसुलेटर तो वैक्यूम से बड़ा इंसुलेटर तो कोई भी नहीं है ना। तो इससे तो ज़्यादा ही कंडक्टिविटी है उनकी, उनमें कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं। तो वहाँ पे हम क्या होगा, तो के जो है या एप्सिलॉन आर जो है उसका जो वैल्यू है वो बेटा हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू 1 होगा, 1 से कम किसी का जाएगा नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनफाइनाइट होगा, तो ये 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी मीडियम है उनका 1 से तो बड़ा ही होगा, ये मेमोरी में रखें। वैक्यूम के लिए 1 हो गया। तो इन्होंने क्या बोला है, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग अ चार्ज क्या सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो शुरू के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है बच्चों। दैट रीज़न बिहाइंड दैट कि साथ साथ में कंसेप्ट भी बच्चों को बताने होते हैं। क्या पता किसी बच्चे को कंसेप्ट पता ही नहीं हो कि कैसे ये क्वेश्चन करना है, उसकी थ्योरी ढंग से हुई नहीं हो। तो इसलिए बड़ा शुरू में साथ साथ में कंसेप्ट भी समझाता हूँ। पर जैसे जैसे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे उसके बाद स्पीड अपने आप ही आगे वाले क्वेश्चंस में तेज हो जाएगी, क्योंकि बार बार तो सेम कंसेप्ट रिपीट करेंगे नहीं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको देखो। जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छे समझ में आएगा। और आराम से स्लो स्पीड में देखो, फास्ट में देखो, ये सब चॉइस आपके पास है ही कि धीरे देखना है तेज़ देखना है। तो यहाँ पे चार्ज क्यू है और जिसको आता है वो इसको सॉल्व करके आगे बढ़े। तो यहाँ पे 2 बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो ये सस्पेंडेड है बच्चों। अब यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस आर मान लो आप, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन पूछी नहीं है इन्होंने। और ये एक दूसरे पे बच्चों फोर्स लगा रहे हैं एफ। अभी ये इस समय यहाँ पे जो है ये एक दूसरे पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे एयर है, ये मान लो आप। तो कुछ भी नहीं बोलता तो हम एयर ही मानते हैं। तो जब एयर है तो ये फोर्स एफ लगा रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि क्या इफेक्ट होगा, डुप्लीकेट कर दिया इसको। क्या इफेक्ट होगा अगर यहाँ पे एयर की जगह हम इनके बीच में क्या कर दें, इन्होंने बोला प्लास्टिक शीट डाल दें। भैया इंसुलेटर डाल दिया। अब कई बच्चे सोचेंगे कि जो है वो इंसुलेटर डाल दिया ना तो फोर्स 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे कोई ये थोड़ी करंट फ्लो की बात थोड़ी हो रही है, जो इंसुलेटर डाल दिया तो फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लास्टिक शीट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी इनके बीच में। तो इनके बीच में जैसे ही ये प्लास्टिक शीट इंसर्ट करी, यहाँ पे ये जो प्लास्टिक की शीट है जैसे हम लोगों ने इनके बीच में इंसर्ट करी, ये बीच में हमने प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था कि वैक्यूम के लिए के 1 होता है सबसे छोटा, बाकी दुनिया के हर मीडियम के लिए के 1 से बड़ा होता है। तो प्लास्टिक का के भी 1 से बड़ा होगा। हमें नहीं पता कितना होगा, बट हमें इतना पता है के से बड़ा होगा। अब फोर्स कितना लगेगा, तो मान लो ये फोर्स हो गया एफ डैश। तो एफ डैश जो होता है मीडियम में फोर्स, मीडियम में फोर्स होता है जो वैक्यूम में फोर्स लगा था अपॉन के। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझो। सपोज करो आपका ये फोर्स 100 था, पहले वाला फोर्स जब एयर थी ना, दोनों चार्जेस एयर में रखे थे तो 100 था। अब मान लो कि प्लास्टिक का जो के है वो 1 से बड़ा तो है, पर नहीं पता कितना है, तो 2 मान लेते हैं, लेट से के 2 है। तो अब जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो अब जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा पहले वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था डिवाइड बाई के।
तो वैक्यूम में कितना लग रहा था 100 और के का वैल्यू कितना है, तो जिस मीडियम को डाला उसका के 2 है, तो अब तो फोर्स 50 ही रह गया, मतलब कम हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बच्चों, ये डिनोमिनेटर है ना के, ये के 1 से बड़ा है। अगर के 1 से बड़ा है तो अब जो फोर्स आने वाला है, जो फोर्स आने वाला है एफ डैश, वो पहले वाले से छोटा ही आने वाला है, तो एफ डैश विल बी लेस देन एफ। अब बच्चे कहेंगे सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना करना है क्या? अरे बेटा ये तो समझाया है, किसी बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं है, किसी को स्कूल में नहीं पढ़ाया है, कोचिंग में नहीं पढ़ा है, कहीं छूट गया है, समझ नहीं आया है, तो ये तो पढ़ाया है, ये सब नहीं करना आपको। एग्जाम में ये सब भी नहीं करना बच्चों, ये भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है वो 1 मार्क्स में आया था। अब जब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था तो फिर करना क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ करना क्या, आंसर में क्या लिखना है। तो आंसर में इतना सा लिखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या लिखना है आंसर में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम ये लिखेंगे आंसर के अंदर सिंपल, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा फोर्स वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, ये लिखा आपने। नाउ के फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक के केस में के कोई भी मीडियम हो ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज फोर्स इन मीडियम will be lesser than force in vacuum. So you will say what would be the effect on force. तो सिर्फ क्या लिखना है, इफेक्ट ऑन फोर्स का मतलब, सो फोर्स या फोर्स विल डिक्रीज, अगर किसी बच्चे ने पूरा समझाया नहीं ना, लेकिन अगर ये लिख दिया ना डिक्रीजेज तो भी बेटा उसको मार्क्स मिलेगा 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बस इतना सा ही बोर्ड एग्जाम में तो इतना सा ही लिखने की ज़रूरत है आपको, सिर्फ इतनी सी चीज़ बोर्ड एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है। चलिए जी ग्राफ भी बना देंगे। तो ग्राफ में क्या करना है, देखो इधर ग्राफ f वर्सेस 1/r² के बीच में बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो कूलम फोर्स और r, ये फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होने के बाद में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। सबसे पहले भाई ग्राफ ही बनाना है तो एक्स वाई एक्सिस, 2 एक्सिस तो बनेगी आपस में, जिन पे दोनों पे अलग अलग क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेनी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब ये 2 एक्सिस बना लेने के बाद फिर अगले पार्ट पे चलते हैं हम। उसके बाद में हमें क्या करना है, जिसके बीच में ग्राफ बनाना है, जैसे पहले बोला एफ, तो f को हमने इस एक्सिस के ऊपर लिख दिया, और दूसरा बोला 1/r², तो 1/r² को इस एक्सिस के ऊपर लिख दिया। मतलब सबसे पहले तो बच्चों हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है। हो सकता है वो हमें ये बोल देता कि आप f और r के बीच में ग्राफ बनाओ, तो फिर यहाँ 1/r² नहीं, यहाँ r आता। तो सबसे पहली क्लियरिटी आपको ये लेनी है कभी भी ग्राफ बनाते टाइम पे बच्चों, कि हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है। जिस के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, सबसे पहला काम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जिस के बीच में बच्चों ग्राफ बनाना है उनको एक्सिस के ऊपर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाना है, तो f और 1/r² को एक्सिस के ऊपर लिख दो। ठीक है, अब साइड में ग्राफ बनाना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा मैथमेटिकल। तो फॉर्मूला फिर आप लिखो, मतलब फॉर्मूला मतलब इक्वेशन आप लिखो, क्योंकि ग्राफ इक्वेशन से ही बनते हैं। जब इक्वेशन पता होती है तो ग्राफ बन जाते हैं, ग्राफ से भी इक्वेशंस निकल जाती है और इक्वेशन से ग्राफ। तो इक्वेशन क्या है, जो f और 1/r² इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इक्वेशन है। तो 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो होता है k q1 q2 अपॉन r²। अब क्या करो कि ये चीज़ आप y एक्सिस पे ले रहे हो, है ना, और ये वाली x एक्सिस पे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, लेकिन अब ये हो गई है फोर्स एक्सिस। अब इसका नाम एक तरीके से फोर्स एक्सिस हो गया है। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये काम करना है कि जो आप y पे ले रहे हो उसको सिर्फ इधर लिखना है। y पे क्या ले रहे हो f, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सब राइट में ले जाओ। तो बिल्कुल f हमारा लेफ्ट में है इस इक्वेशन के अंदर, कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब राइट में ले जाओ। और जो आप x पे लिख रहे हो ना उसको सेपरेशन के साथ लिखो। सेपरेशन से मेरा मतलब है जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो k q1 q2 और ये 1/r² है तो इंटू 1/r², ऐसे उसको अलग से लिख लो। फिर जिसको आप x और y पे ले रहे हो बच्चों उसको आप सर्कल कर लो। तो आपने इस f को सर्कल कर लिया और इस 1/r² को भी सर्कल कर लिया। अब आपने यहाँ पे बना लिया कि ठीक है मैं f को ले रहा हूँ y एक्सिस के ऊपर और 1/r² को मैं ले रहा हूँ x एक्सिस के ऊपर। तो ये y और x के ऊपर ले रहे हो। अब आप देखो बच्चों इस सर्कल पे पावर तो कुछ भी नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो ये f वाला जो सर्कल है इस पे पावर 1 है, तो मतलब y वेरिएबल 1 पावर के साथ है, जो y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो 1 पावर के साथ है। और x एक्सिस पे जो वेरिएबल है गोले के ऊपर पावर देखो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 है तो मतलब x वेरिएबल भी 1 पावर के साथ है। जैसे ही x और y की पावर 1 1 आएगी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो जो x के कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है ग्राफ का। तो स्लोप जो है कौन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया। पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किधर बनेगी ये बात हमें स्लोप से समझ आएगी। तो स्लोप को यहाँ कौन बता रहा है, k q1 q2। अच्छा यहाँ r क्या होता है, चार्जेस के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस होता है। तो इन्होंने पहला पेयर आपको क्या दिया है 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो आप जो फर्स्ट ग्राफ है उसका स्लोप क्या लिखेंगे बताओ, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ आप लिखेंगे k q1 है आपका 1 और 2 माइक्रोकूलम। तो एक बार नंबर लिख लो क्योंकि स्लोप का तो हमें ये देखना है कि बड़ा छोटा देखना है और साइन देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और बड़ा छोटा देखना है। तो 1 और 2 है तो 1 ये q1 हो गया, ये 2 हो गया और प्लस में है ये तो प्लस का 2 के स्लोप आ गया इसका फर्स्ट वाले का। फिर सेकंड पेयर के लिए भी बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। देखो बच्चों दो चार्जेस है q1 q2 उनके बीच का डिस्टेंस r है। बेटा ये r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ग्राफ जो है r 1/r² का वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा क्योंकि दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। ये कोई डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस है, तो पॉजिटिव साइड में ही ग्राफ बनाना है। अब लेकिन समस्या ये है ना बच्चों कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कम स्लोप वाली बनेगी कि ज़्यादा स्लोप वाली बनेगी, और ये सारी पॉजिटिव स्लोप वाली है ये सारी नेगेटिव स्लोप वाली है। तो कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप वाली बनेगी या कम ज़्यादा वाली, तो वही चेक कर रहे हैं अब अपन। तो पहले का स्लोप हमने ये लिखा, दूसरे ग्राफ में जो q1 q2 वो कौन है, वो है 2 और -3। तो हमने लिखा k q1 q2 ये स्लोप आया हमारे पास, तो k 2 और -3 तो ये स्लोप आया -3 2 6k, तो ये 2k और ये 3k। तो स्लोप 2 जो सेकंड वाले ग्राफ का स्लोप है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है स्लोप ऑफ फर्स्ट वाले ग्राफ से। तो इसका मतलब है, और फर्स्ट वाले का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और सेकंड वाले का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप में क्या होता है, जनरली लाइन नेगेटिव x की तरफ इंक्लाइन करती है, मतलब ऐसे ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है और ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, ये दो ग्राफ यहाँ पे बनने हैं। दूसरी बात अब करना क्या, दिमाग कैसे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना है कि यार r का वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ के ये वाले पार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इधर वाले, तो हमें केवल राइट साइड वाले ही बनाने। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, और सेकंड का नेगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स के साथ। अब लेकिन मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड मतलब ढलान को जो बताता है वो सेकंड का ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है उसका, तो इसका स्लोप हम कम बना देते हैं। चलो ऐसे बना दो इसको, इस वाली लाइन को ऐसे बना दो, और इसकी जो ढलान हम बनाएंगे ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन हो गई। ये हमने किसके लिए बना दी, ये हमने बना दी 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम पेयर के लिए। अब ये जो दूसरा वाला है 2 और -3 उसकी स्लोप जो है वो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा स्लोप बना दी। तो ये किसके लिए है, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम वाला जो पेयर है,
तो इस तरह से हमारे ये ग्राफ बन जाएंगे। तो हमेशा ये जो मैंने तरीका आपको समझाया है कि स्टेप 1 क्या है कि जिन जिन के बीच में, हमेशा बच्चों पूरी फिजिक्स में यही मेथड लगेगा और मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स इजीली आप सही प्लॉट कर पाएंगे। जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाना है, सबसे पहले उनको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर लेबल्ड कर दो, लिख दो। उसके बाद में इक्वेशन भी लिख लो। फिर उन क्वांटिटीज़ जो ये है इनको गोला करो इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन के जैसे इधर एफ है तो एफ को गोला करो, 1/r² है यहाँ पे तो 1/r² को गोला करो। मार्क कर दो कि मैं एफ को ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे, 1/r² को एक्स पे। गोले पे पावर देखो 1 आ रही है, कुछ नहीं होता तो 1 तो वाई और एक्स वेरिएबल जो है वहाँ 1 पावर के साथ हैं, तो ग्राफ का नेचर वहीं से समझ आ जाएगा। अगर 1 2 होता तो पैराबोला होता, 1 और -1 होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। और फिर उसके बाद अब जब स्ट्रेट लाइन आ गया तो फिर अब स्ट्रेट लाइन्स तो बहुत सारी हो सकती है। यहाँ प्लस सी नहीं है, प्लस सी नहीं है इसका, यहाँ पे जैसे y = mx प्लस समथिंग होता तो ये फिर ओरिजिन से नहीं जाती, ओरिजिन से नहीं जाती, तो फिर वो चीज़ देख लो। अच्छा यहाँ पे c नहीं है मतलब ओरिजिन से जाएगी। अब ओरिजिन से जाएगी तो ओरिजिन से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती है, तो स्लोप पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, ये चीज़ चेक कर लो। तो यहाँ पे स्लोप अगर पॉजिटिव आता है तो +x की तरफ झुकाना उसको, +x की तरफ, और स्लोप नेगेटिव आता है तो लाइन -x की तरफ झुकेगी, ये काम कर लो। फिर उसके बाद में अब कम ज़्यादा देख लो, तो कम ज़्यादा में क्या होता है, ढलान देखी जाती है। जैसे हम रैंप की ढलान देखते हैं ना, तो इसकी ढलान देखो और इसके ऊपर एक बॉल रख के देखो तो वो साफ दिख रहा है यार इसकी ढलान बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से लुढ़क के आएगी, ठीक है, और इसे धीरे धीरे लुढ़क के आएगी। तो जिसका ढलान ज़्यादा है, ये ऐसे ऐसे आइडिया लगा लो। प्लस माइनस से तो का मतलब तो ये है कि चेंज होने का पैटर्न कैसा है दोनों वेरिएबल्स का। और यहाँ पे ये ढलान देख लेंगे तो ढलान से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ढलान स्लोप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंक्लाइन कर दो, जिसकी स्लोप कम है उसको कम इंक्लाइन कर दो। ये इस तरीके से बच्चों हम लोग ग्राफ बना सकते हैं बहुत ईजीली। तो हमने ये ग्राफ का क्वेश्चन भी किया। अब इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इट्स सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। और बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है, कंसेप्ट भी समझ आ रहे हैं, ये CBSE में आए हुए क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो पा रहे हैं, और होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, कौन से कोई नए तो कोई ऐसा कोई बहुत कुछ अलग तो आना नहीं है, हल्का सा स्लाइड चेंज करेगा। इसीलिए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि वो चेंज करेगा, बट आपको चेंज नहीं होना है, आपको दिमाग लगाना है ना। इसीलिए मेरा टारगेट ये है कि कोई भी क्वेश्चन जब मैं कराऊँ तो फर्स्ट टाइम अगर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो मैं पूरा समझा दूँ बच्चे को। तो उससे क्या होगा कि सेकंड टाइम जब वो आएगा तो फिर मैं वहाँ पे डायरेक्टली बता पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही आते हैं, बच्चे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसको आप अच्छे से करो और कमेंट ज़रूर करो यार, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बच्चों। थैंक यू सो मच।